हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में रोजगार इन उत्तराखंड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी क्वेश्चंस जो कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के चैप्टर से है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए उनके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें ये पूछा गया है कि इनमें से गैर नवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा कौन सा होता है। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको रिन्यू होने में हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। जिनको रिन्यू होने में हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है। यानी कि उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते, उनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो हमारा सोलर एनर्जी होता है ये हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। विंड एनर्जी भी हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। देन टाइडल एनर्जी जो है ये भी हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नेचुरल गैस जो होती है हमारी यानी कि जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है ये हमारी जो होती है ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, क्योंकि ये एक फॉसिल फ्यूल होती है। जो नेचुरल गैस होती है ये हमारे को जहाँ पे कोल की माइनिंग हो रही होती है, जहाँ पे हमारे कोयले की खदानें होती हैं वहाँ से हमें नेचुरल गैस मिलती है और ये एक फॉसिल फ्यूल होती है। इसको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते एक ह्यूमन के लाइफ स्पैन में। इसको बनने में आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और ये जो है आपका इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। इस वजह से इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैट आपका जो एनर्जी का आउटपुट होता है, टिपिकली एनर्जी का आउटपुट होता है जो आपके किसी भी बायोगैस के प्लांट का, जो हमारे बायोगैस का प्लांट है वो प्रतिदिन आपको सामान्य तौर पे कितनी एनर्जी दे रहा है, कितनी ऊर्जा उसमें से उत्पन्न हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, आपका 2 से 4 किलोवाट आवर्स। ठीक है। तो जो हमारे हाउस होल्ड बायोगैस के प्लांट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके घर में सामान्य तौर पे बायोगैस के प्लांट लगे रहते हैं, वो आपके 2 क्यूबिक मीटर के होते हैं। एंड ठीक है, और वो आपके कितनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, 2 से 4 किलोवाट पर आवर की जो एनर्जी है आपकी एक दिन में वो कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है आपकी कुकिंग और लाइटिंग के लिए इनफ होती है। मतलब इतनी एनर्जी से आप खाना भी बना सकते हो और अपनी जो लाइटिंग है उसको भी आप आराम से रख सकते हो, उसको भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ऊर्जा का जो वहाँ पे प्राइमरी सोर्स होता है वो हमारा क्या होता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी कि आपका परमाणु परमाणु प्लांट, जहाँ पे आपके परमाणु से आपकी बिजली बन रही है उसका। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा यूरेनियम-235। तो जो यूरेनियम-235 है आपका, वो आपका फिशलर होता है, यानी कि वहीं से आपका जो फिजन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। इसमें आपका न्यूक्लियर फिजन होता है जिसकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से ये जो आपका यूरेनियम है यही आपका एज ए प्राइमरी फ्यूल न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हमारे परमाणु का जो बिजली का प्लांट है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यानी कि जो हमारे परमाणु रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे आपका यूरेनियम-235 ही यूज़ होता है। ठीक है। इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कॉजेज लीस्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब ये जो हमारे पास एनर्जी सोर्सेज है इसमें से कौन सा एनर्जी सोर्स हमारा ऐसा है जो कि सबसे कम आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन करता है। ठीक है। तो देखो, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं हमारे वो हमारे कोयले से चलते हैं, यानी कि जब कोयला हमारा जलेगा तो हमारी CO2 बनेगी, वहाँ से हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होगा। न्यूक्लियर एनर्जी जो है इसके लिए हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए होते हैं, और हमारे इसमें जो रेडियो एक्टिव हमारे पदार्थ यूज़ होते हैं उससे हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, यानी कि ये भी हमारा एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करता है। पेट्रोलियम जो है आपका, पेट्रोलियम भी जब जलता है तो ये भी हमारी CO2 और अदर कार्बन, जो हमारी कार्बन वाली गैसेस होती हैं और जो हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैसेस होती हैं उसको इमिट करता है। इसकी वजह से हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, सोलर एनर्जी। क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होती है और ये रिन्यूएबल भी होती है हमारी, और ये हमारा ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट नहीं करती, जिसका मतलब है कि इससे हमारा सबसे कम पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सतलज रिवर पे, जो हमारी सतलज रिवर है उस पे हमारा कौन सा डैम बना हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा भाखड़ा नागर डैम।
ठीक है। जो हमारा भाखड़ा नागर डैम है ये आपका वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और ये आपका सतलज रिवर में बना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारा जो सोलर पैनल है ऑन एन एवरेज अगर हमें उसकी एफिशिएंसी चेक करनी है, ठीक है, मतलब हमें ये चेक करना है कि भाई औसत तौर पे ये कितनी एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए उसको चेक करने के लिए, ठीक है, कितनी एफिशिएंसी होती है उसकी, ठीक है। तो जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो हमारी 15 से 20% की होती है। अगर 15 से 20% से आपका कम बन रही है जो एफिशिएंसी है, तो ऑन एन एवरेज यानी कि जो आपका सोलर पैनल है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कमर्शियल सोलर पैनल्स होते हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 15 से 20% होती है, यानी कि ये जो है आपका ये इतनी परसेंट की जो एनर्जी जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दैट इसमें से कौन सा हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी हमने पीछे नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करी थी, अब हम रिन्यूएबल सोर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि जो आपका रिप्लेनिश हो सकता है नेचुरली, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा सी विंड, क्योंकि जो विंड है हमारी ये नेचुरली रिप्लेनिश हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये तीनों जो हैं ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनको बनने में हज़ारों और खरबों साल लगते हैं। ये हमारे इतनी जल्दी रिप्लेनिश नहीं होते, इसकी वजह से ये हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या होती है। मतलब कि जो पेट्रोल है उसकी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिससे हमारे को फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है, यानी कि हमारी जो फ्यूल है वो जलेगा तो हमें कितनी एफिशिएंटली और कितने अच्छे से कितनी प्रभावशीलता से वो हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो हमारे को कैलोरीफिक वैल्यू से किसी भी चीज़ की पता चलता है, ठीक है। तो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी 42,000, यानी 42,000 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। तो यानी कि जब ये बर्न करता है आपका तो ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 42,000 किलो जूल्स पर केजी, ठीक है। यानी कि जब हम 1 kg को बर्न कर रहे हैं तो वहाँ से हमारे को 42,000 की आपकी किलो जूल्स की एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको आपका काफ़ी हाईली एफिशिएंट फ्यूल हमारा माना जाता है पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सी हमारी ग्रीन हाउस की गैस नहीं है, ठीक है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में आपके हीट को ट्रैप करके रख देती हैं, वो हीट को वापस नहीं जाने देती। तो जब वो हीट आपकी वापस नहीं जाती तो वो क्या करती हैं कि हमारे ग्लोब का टेम्परेचर ओवरऑल इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है हमारी, नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, क्योंकि ये आपकी हीट को ट्रैप नहीं करती। बाकी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपकी मीथेन है, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये तीनों के तीनों जो हैं ये हीट को अंदर या एटमॉस्फेयर में ट्रैप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको नॉन रिन्यूएबल क्यों बोला जाता है। तो इसके बारे में हम मल्टीपल टाइम्स बात कर चुके हैं अभी, क्योंकि ये आपके फॉर्म होने में बहुत लंबा टाइम लगाते हैं। इन्हें फॉर्म होने में आपका मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो आपका सीएनजी है, जो हमारे व्हीकल्स में हमारी सीएनजी यूज़ होती है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारी जो व्हीकल्स में यूज़ होती है, उसमें हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा होता है मीथेन, ठीक है। जो मीथेन होता है आपका ये हमारी सीएनजी में यूज़ होता है। आपकी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारी व्हीकल्स में, यानी कि जो हमारे वाहन है उनमें जो हम गैस डलाते हैं, सीएनजी डलाते हैं, उसमें आपका मीथेन आपका जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो कि आपका बर्न करता है, बहुत क्लीनली बर्न करता है और एफिशिएंटली बर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे हमारे को कुछ पेयर दे रखे हैं, ठीक है, हमारे को कुछ जोड़े दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो जो सोलर सेल है वो सिलिकॉन का यूज़ करता है, इसलिए ये तो करेक्ट है। बायोगैस जो होती है हमारी वो एनारोबिक डाइजेशन जब होती है, जो कि हमारे बैक्टीरियाज जो हैं जब वो हमारे बायोमास को डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो बायोगैस है वो बनती है। सॉरी बच्चों, मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है,
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विंड मिल और काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड मिल जो होती है क्या करती है कि जो हमारी हवा की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचा विच इज सी, यूरेनियम टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसको भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी नहीं बोलते हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक फाइनाइट अमाउंट में है, यानी कि हमारे पास उनका एक लेवल तक ही अमाउंट है, उससे ज़्यादा हमारे पास उनका अमाउंट नहीं है। और और एक बार जब ये अमाउंट हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास यूरेनियम नहीं बचेगा हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा यूरेनियम है ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इसकी वजह से जो अभी हमारे अनकरेक्ट पेयर्स हैं उसमें हमारा आंसर क्या है, हमारा सी। बाकी सारे जो हैं ये बिल्कुल करेक्टली पेयर्ड है, ये बिल्कुल सही है एक दूसरे के लिए, लेकिन जो यूरेनियम है ये हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना, कई सारे बच्चे इस चीज़ में बहुत गड़बड़ करते हैं क्योंकि वो हमारे जो न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको भी वो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में काउंट करते हैं, बल्कि वो आपका एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैट इनमें से कौन सा हमारा सेकेंडरी एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, जिसको प्राइमरी सोर्स से ड्राइव करा गया है। अब ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमें ये बोल रहा है कि इनमें से हमारा कौन सा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब कि उसका प्राथमिक सोर्स ऑफ एनर्जी, उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ और है। ठीक है, और वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब वहाँ से सेकेंड लेवल पे आने के बाद हमारी जो एनर्जी है वो डराइव हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा हाइड्रो पावर। इसका आंसर हमारा हाइड्रो पावर क्यों है, क्योंकि जो हमारी वाटर साइकिल होती है वो हमारी कैसे चलती है, जब हमारे जो लेक्स हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से हमारे जो पानी है वो हीट की वजह से इवेपोरेट होता है। तो जब हमारा पानी हीट की वजह से इवेपोरेट होता है तो इसके अंदर हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है जब ये आपके बादल बनते हैं। एंड फिर जब वहाँ से ये जो पानी है ये वापस से हमारा प्रेसिपिटेशन के कंडेंसेशन के थ्रू हमारी वाटर बॉडीज़ में आके मिलता है, तो यही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसी को हम आगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा हाइड्रो पावर। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रो पावर में हमारा पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कर कर, स्टोर्ड वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कर कर जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है वो इनिशियली हमारी जो सोलर ड्रिवन वाटर साइकिल है वहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें कि भाई सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है जिसको अपनी एनर्जी प्राइमरी सोर्स से मिल रही है, तो वो हमारी हाइड्रो पावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो जब हम हमारी परमाणु ऊर्जा के बारे में बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें, तो इसमें से कौन सा उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू आपकी जनरेट करता है। ठीक है, इसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए आपका बी भी नहीं हो सकता। केमिकल रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें न्यूक्लियर फिजन इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये भी आपका नहीं आंसर है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये नहीं है, इसलिए आपका डी भी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है आपका सी, डैट इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियर फिजन होता है हमारे यूरेनियम के न्यूक्लियाई का, ठीक है, तो उसके वजह से आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, और वहीं से हमारे जो है टर्बाइंस घूमने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जब टाइडल एनर्जी होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी किस तरह से जनरेट होती है। ठीक है, तो जो हमारी टाइडल एनर्जी है, टाइड्स में क्या होता है कि ऐसे हमारे टर्बाइंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी पानी में ऐसे लहरें आती हैं ना, टाइड्स आती हैं, ये इनके ऊपर आती है, इसको घुमाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे वाटर के लेवल में टाइड्स की वजह से डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये पहले ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे आएंगी, फिर ये ऐसे आएंगी। जब हमारी टाइड्स आ रही हैं, जो वाटर लेवल का डिफरेंस आ रहा है, उसकी वजह से जो हमारे टर्बाइंस हैं वो गोल 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 घूम रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है हमारा सी।
ठीक है, क्योंकि टाइडल एनर्जी जो है आपकी वो जो ये राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल है, ठीक है, ये जो हमारी लहरें उठ रही हैं, बैठ रही हैं, ठीक है, राइज हो रही हैं, फॉल हो रही हैं, उसकी वजह से इसके जो टरबाइन्स है वो घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि जो हमारे डैम्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे डैम्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे डैम्स होते हैं इनका मेजर डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो होता है कि बहुत सारे लोगों को आपका डिस्प्लेस करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और पूरा का पूरा जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाता है, मतलब कि डूब जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमारे टिहरी डैम के साथ में हुआ था कि पूरा का पूरा ओल्ड टिहरी जो था वो डूब गया था और बहुत सारे लोगों को वहाँ से मूव कर दिया गया था। तो सबसे बड़ा जो आपका मेजर डिसएडवांटेज होता है डैम्स के साथ में वो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा डैम है जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा टिहरी डैम। जो टिहरी डैम है आपका, ये आपकी भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है और ये इंडिया के वन ऑफ द टॉलेस्ट डैम्स में से है, ठीक है। और ये हमारा उत्तराखंड में बना है, सब मतलब उत्तराखंड के तो सभी लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जर्नली ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आयोग का कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है, इसकी वजह से मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इन्होंने बोले कि 4.5 बिलियन ईयर्स है, ठीक है। अगर 1 ग्राम यूरेनियम है हमारा जो आज के डेट पे प्रेजेंट है, तो 9 बिलियन ईयर्स के बाद हमारे पास कितना प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमारे को हाफ लाइफ क्या दी है आपकी यूरेनियम 238 की, दी है 4.5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि 4.5 ईयर्स के बाद में अगर आज वो 1 ग्राम है, ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद में क्या होगा, 2.5 ग्राम बचेगा, ठीक है, अपने का आधा बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो 9 बिलियन ईयर्स है मेरे, 9 बिलियन ईयर्स मेरे क्या है, 4.5 के डबल है। 9 बिलियन ईयर्स मेरे कैसे आएंगे, अगर मैं 4.5 को दोबारा 4.5 से प्लस कर दूं तो कितने ईयर्स बनेंगे मेरे, तो बनेंगे मेरे 9 बिलियन ईयर्स, ठीक है। यानी कि ये जो मेरे 9 बिलियन ईयर्स है ये मेरे 4.5 के, जो कि मेरा हाफ लाइफ का टाइम है, उसके डबल है। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आएगा कि अच्छा अगर इसकी हाफ लाइफ 4.5 है तो यानी 9 बिलियन ईयर्स में तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं होगा 9 बिलियन ईयर्स में ये पूरा ख़त्म। क्यों? क्योंकि 4.5 बिलियन ईयर्स में तो ये 0.5 ग्राम बचा, तो इसके डबल में ये 4.5 का आधा हो जाएगा, विच विल बी 0.25 ग्राम। तो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी, 0.25 ग्राम। जब हमारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो टूटते हैं तो कैसे टूटते हैं, पहले वो 1 का 0.5 होएगा, ठीक है, फिर वो 0.5 का 0.25 होएगा, फिर उसके बाद वो 0.25 का 0.125 होएगा, ठीक है। आधे का आधे का आधे का आधे का आधा ऐसे होते हुए चलते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा सी, ठीक। मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन डाली हुई है, बट मैंने आप लोग को यहाँ पे भी लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। कोई अगर इसमें क्वेरी हो, कोई अगर इसमें क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो बायोगैस है आपकी वो कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन सी चीज़ ब्रेक डाउन होती है, कौन सी चीज़ आपकी टूटती है तब आपकी बायोगैस बनती है, ठीक है। तो जो हमारा काउडंग जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, उस जब वो आपका ब्रेक डाउन करता है तो आपकी जो बायोगैस है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे कि आपके काउडंग हो गया, आपका किचन का वेस्ट हो गया, जब ये आपका ब्रेक डाउन करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि आपका एनारोबिक डाइजेशन होता है यहाँ पे थ्रू बैक्टीरियाज, तो तब हमारी बायोगैस जो है वो आपकी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हमारे को फिर से पूछा गया है कि इसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हमारा कौन सा है। तो जो विंड होता है, बायोगैस होता है, सोलर एनर्जी होता है, हमें पता है अभी कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ये हमारी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, इनको हम जल्दी से आपका रिप्लेनिश कर सकते हैं, इसकी वजह से ये आपके प्रेजेंट आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। पेट्रोलियम जो है इसको आप जल्दी से नहीं आप रिप्लेनिश कर सकते, इसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो हमारे इकोसिस्टम के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन है, अब हम उनको स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मतलब कि जो हमारा फॉरेस्ट का एक इकोसिस्टम है, जो हमारा वन का इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उसका एबायोटिक कंपोनेंट हमारा कौन सा है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है एजीविक कंपोनेंट, ठीक है। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है आपका बायोटिक और एक होते हैं आपके एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स आपके जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जीवित नहीं होते, जिंदा नहीं होते, जैसे कि सनलाइट, टेम्परेचर, पानी, एयर, ठीक है, विंड, वो सारे के सारे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डियर भी जिंदा होता है, बैक्टीरिया भी जिंदा होता है, फंगी भी आपकी जिंदा होती है। तो इसलिए इसका आंसर है हमारा सी, टेम्परेचर, ठीक है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे जो नॉन लिविंग हमारे फिजिकल एंड केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, इसलिए टेम्परेचर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। जो हमारा फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, ठीक है, तो उसका हमारा जो पिरामिड बनता है बायोमास का, वो हमारा कैसा बनता है, ठीक है। तो वो जो होता है हमारा हमेशा अपराइट होता है। अपराइट का मतलब कि इस टाइप से हमारा जो है पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है। अगर तुम्हारे को पिरामिड्स के बारे में ज़्यादा समझना है तो बच्चों मुझे नीचे कमेंट में डाल देना, मैं एक शॉर्ट उसके ऊपर बना दूंगी, एक शॉर्ट सी वीडियो, ठीक है, पिरामिड्स को एक्सप्लेन करते हुए। जो मेरे बैच वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ ऑलरेडी क्लियर होगी। मैंने हमारी क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत डेप्थ में आपको पिरामिड्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ाए हैं, एनर्जी के पिरामिड सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे अपराइट होता है, ठीक है। अब ये अपराइट क्यों होता है, क्योंकि जो बायोमास होता है हमारा वो जैसे जैसे हायर लेवल पे जाता है, ट्रॉपिकल एनर्जी लेवल उसकी बढ़ती है, वैसे वैसे जो हमारा बायोमास है वो डिक्रीज होता चला जाता है। देखो जो भी हमारे पिरामिड्स बनते हैं, हमारे पिरामिड्स ऐसे बनते हैं कि सबसे नीचे हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप पे हमारे टर्शियरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा बायोमास है, बायोमास का मतलब होता है कि आपका जो एरिया ज़्यादा घेर रही है चीज़, जिसका ड्राई वेट जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारे ट्रीज़ हैं, उनका ड्राई वेट ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसका जो बायोमास है वो नीचे इंक्रीज्ड होता है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे टर्शरी जो हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो तो कम होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी और सबसे कम टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसीलिए जो हमारा बायोमास है वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। और हर ट्रॉपिकल लेवल पे आपकी एनर्जी का लॉस होता है। ये आपका एक 10% एनर्जी रूल होता है कि आगे सिर्फ आपकी 10% एनर्जी ही आपके नेक्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे जाती है, बाकी एनर्जी जो होती है वो आपके इन्वायरमेंट को लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो आपका बायोमास का पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सी गैस जो है हमारी वो ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं तीनों, लेकिन हमारी ओजोन लेयर को जो अटैक करती है वो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। CFCs जो होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं हमारे, ये आपके ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये क्लोरीन को आपके स्ट्रेटोस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं, जो हमारे ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, CFCs होते हैं, ऑल दो कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये तीनों के तीनों हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये हीट को ट्रैप करती हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीट जो होती है आपकी वो CFC से होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे को एक ना फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अब हमें ये बताना है कि इसमें से करेक्ट ऑर्डर हमारा कौन सा है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हमारी एनर्जी फ्लो की बात होगी तो वो हमेशा प्रोड्यूसर से ही स्टार्ट होगा और एंड हमेशा डीकम्पोजर्स पे होगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स दिखे, एंड में आपको डीकम्पोजर्स दिखे, उसको आप इस वाली चीज़ में टिक मार सकती हो। हमेशा प्रोड्यूसर से एनर्जी आपकी बननी स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। देन हमारे कंज्यूमर्स आते हैं जो कि हमारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, यानी कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हमारे होते हैं वो। एंड देन फाइनली सब जब ख़त्म हो जाता है तो बची हुई चीज़ों को डीकम्पोज करता है हमारा फंगी एंड बैक्टीरिया, जिससे कि जो ऊर्जा होती है वो वापस से हमारे एनवायरनमेंट में जाके मिल जाती है,
ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड। तो ये वही वाला है आपका कि भाई एनर्जी जो है हमारी वो बाद में डीकम्पोजर्स उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ के वापस से हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइनर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। मतलब कि जो हमारे रॉक्स होते हैं, जो हमारी चट्टानें होती हैं, नंगी चट्टानें जो होती हैं, वहाँ पर कौन सी स्पीसीज ऐसी है जो कि वहाँ पे जीवित रह पाती है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा लाइकन्स। ठीक है, लाइकन्स भी बोलते हैं इनको, कोई इसे लाइचिन्स भी बोलते हैं, कोई इसे लाइकेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम लोग देख लेना तुम लोग को क्या सिखाया गया है, इसे वैसे लाइकन्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइकन्स होते हैं हमारे, ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बेयर रॉक पे कॉलोनाइज करते हैं कि मतलब उन्होंने अपना घर बना लिया वहाँ पे। ठीक है, और वहीं पे ये क्या करते हैं कि जो रॉक्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, क्योंकि इनकी रूट्स वगैरह जो होती है उसे पेनिट्रेट करती है अंदर, उसे तोड़कर ये उनको सॉइल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये उन्हीं रॉक्स पे अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, अभी पीछे हमने बायोमास के पिरामिड की बात करी थी। ठीक है, तो अब जो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है उसमें हमारी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पाई जाती है। तो इसमें भी हमारा सेम ही रूल अप्लाई होता है जो आपका एनर्जी का रूल है कि भाई जैसे जैसे करके आपके पिरामिड का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे करके हमारे लेवल्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे करके एनर्जी लॉस्ट होती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स के पास में पाई जाएगी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स है वो बिल्कुल बेस लेवल पे होते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो उन्हीं के पास में होती है। इसके आगे जाके ईच ट्रॉपिकल लेवल पे, हर एक लेवल पे जो है आपकी एनर्जी वो डिक्रीज होती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सा हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट नहीं है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट का मतलब ऐसा है कि देखो वो पॉल्यूटेंट तो है, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल तो है, लेकिन वो समय के साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट उसे खा जाएगा। तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है, देखो वेजिटेबल पील्स जो होती हैं ये भी हमारी एनवायरनमेंट में आपकी डिग्रेड हो जाती है, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ठीक है, सीवेज जो होता है ये भी आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। पेपर भी हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है, पेपर को अगर आप डाल के रखोगे अपने खेत में या मिट्टी में तो कुछ टाइम के बाद आपका डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक जो है आपका, प्लास्टिक आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है। इसे जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो नेचुरली से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो नाइट्रोजन साइकिल होती है हमारी, ठीक है, उसमें से कौन सी प्रोसेस हमारी इसमें नहीं होती। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारी नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है, नाइट्रिफिकेशन भी हमारी होती है, डीनाइट्रिफिकेशन भी हमारी होती है। देखो इन तीनों में आपका नाइट्रो आ रहा है, तो ये तीनों की तीनों हमारी जो है नाइट्रोजन साइकिल में होंगी ही होंगी। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, अगर ये भी समझना चाहते हो तो भी नीचे छोड़ देना, नाइट्रोजन साइकिल भी मेरे बच्चों को, जो बैच वाले बच्चे थे उन्हें नाइट्रोजन साइकिल भी आती है, बाकी बच्चों को मैं एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। मेरी क्लासेस में मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा है, बट बाकी बच्चों को अगर समझनी है तो मैं आपको शॉर्ट में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन इसका दे दूंगी। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है डी, फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हमारी नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट नहीं होती, ये हमारे कार्बन साइकिल का पार्ट होती है जो फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स उसको टेक करते हैं और हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको हमारी एयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सी जो हमारी सॉइल है वो कॉमनली हमारे रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं यानी कि हमारे वर्षा वन जो होते हैं उसमें हमारी इसमें से कॉमनली कौन सी हमारी जो सॉइल है वो पाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारी सॉइल वहाँ पे पाई जाती है उसे हम लेटराइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, जो लेटराइट सॉइल जो होती है आपकी, वो आपके हॉट और वेट कंडीशंस जो होती हैं वहाँ पे ये आपकी मेजरली बनती है और ये आपकी आयरन और एल्युमिनियम में रिच होती है। इसी वजह से ये आपके टिपिकली रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपकी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारा इसमें से कौन सा लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारे हमारा जो तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा हमारा लेजिस्लेशन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कौन सा ऐसा संगठन है जो कि हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखने के लिए काम आता है, ठीक है, और हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है इंडिया में उसको भी रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इसमें अंदर आता है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्यों, देखो फॉरेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन है वही इसका आंसर होगा। वाटर एक्ट जो है हमारा ये पानी को बचाने के लिए है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्ट है आपका ये हमारा 1980 में आया था, ठीक है। 1980 में जब ये एक्ट आया था हमारा, तो तब से ये हमारे जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन है उसको ये रेगुलेट कर रहा है। हमारे जो फॉरेस्ट का लैंड है उसको ये बचा रहा है, ठीक है। अभी तुम लोगों ने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि खलंगा के जंगलों में कोई अतिक्रमण कर रहा था, कोई वहाँ पे अपने वो कर रहा था, इलीगल फेंसिंग कर रहा था, ठीक है। तो अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ही उसको बचाया गया है, जो लोकल लोगों ने उसे बचाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि जब हम फूड चेन में होते हैं तो जो 1000 कैलोरीज होती है हमारी, ठीक है, अगर हमारी जो प्रोड्यूसर का लेवल है, यानी कि जो हमारा लोएस्ट लेवल है हमारा प्रोड्यूसर्स का, प्लांट्स का, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1000 कैलोरीज हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे, तो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसके पास में कितनी एनर्जी पहुंचेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, और फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ये थर्ड लेवल पे है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पे 1000 है, ठीक है, तो 1000 का जो हमारा 10% है वो बचेगा 100, और 100 का 10% जो है हमारे पास वो बचेगा आपका 10। तो यानी कि सिर्फ 10 कैलोरीज जो है वही हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर पे पहुंचेगी। और अगर हम बात करते कि हमारे टर्शियरी पे कितना पहुंचेगी, तो ये होएगी 0.1, क्योंकि 10 का 10% होता है आपका 0.1, ठीक है। तो ये होता है हमारा 10% एनर्जी लॉ, जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपकी सिर्फ 10% एनर्जी जो है वही आपके आगे पास ऑन होती है, बाकी की एनर्जी जो होती है आपकी वो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सा हमारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फूड वेब का, मतलब कि इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो कि हमारे फूड वेब को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, जो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, ठीक है। मतलब कि उसमें एक फूड चेन दूसरी फूड चेन से कनेक्ट, क्या मतलब कि अगर जो मेरी चील है अगर वो चूहे को खा रही है तो वही चील मेरी गिलहरी को भी खाती है, ठीक है। अगर मेरा जो खरगोश है वो मेरी प्लांट्स को खा रहा है तो हिरण भी मेरा प्लांट्स को खा रहा है। तो ये मेरे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो होती हैं उनका आपका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हमारा फूड वेब होता है, ठीक है। इसमें हमारे इकोसिस्टम में मल्टीपल जो हमारी फूड चेन्स होती हैं वो सब की सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, ताकि जो हमारा सिस्टम है उसको एक स्टेबिलिटी मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है हमारा जो कि आपके रेट ऑफ न्यूट्रिशन साइकिल को स्लो डाउन करता है, कौन सा टाइप ऑफ हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है। तो डेजर्ट इकोसिस्टम जो होता है हमारा वो काफ़ी आपकी न्यूट्रिशन साइकिल जो होती है उसको स्लो कर देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है और वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ईजिली नहीं मिल पाते जो कि वहाँ का इकोसिस्टम है उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है आपको ये उत्तराखंड फॉरेस्टर के 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। मैंने बीच में भी बहुत सारे ऐसे डाले, उनमें मैं मेंशन करना भूल गई, बट इस वाले में मैंने मेंशन करा है, ठीक है। जो टर्म हमारा बायोस्फीयर होता है वो किसको रेफर करता है, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके आपके मल्टीपल लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो होता है हमारा वो वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो हमारा बायोस्फीयर होता है। ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर होता है जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो ऐसी मल्टीपल लेवल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट ऑफ अर्थ होता है जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हमारा जीवन संभव है, उसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सॉइल इरोजन है हमारा वो इनमें से कौन से मेथड से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ओवर गेजिंग का मतलब होता है कि यानी कि ज़्यादा चराई करवा देना। ठीक है, जब हमारा जो जो हमारे कैटल्स वगैरह होते हैं या जो हमारी गाय बछड़ियाँ होती हैं, जब वो ज़्यादा आपके प्लांट्स को खा लेती हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ का जो ग्रीन कवर होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। अगर इस एरिया में से मैंने पेड़ पौधे काट दिए तो भी उसका जो कवर है वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल सैलिनेशन का मतलब होता है कि जो हमारी मिट्टी है उसमें हमारा नमक का जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, या फिर उसमें हमारे इतने सारे हमने उसमें फर्टिलाइजर्स डाले कि अब उसमें कुछ उग ही नहीं पा रहा है, वो आपकी सलाइन हो चुकी है, वो आपकी ख़राब हो चुकी है। ठीक है, उसमें हमारा नमक जम चुका है, काला काला हो चुका है, ख़राब हो चुकी है सॉइल, बिल्कुल मर चुकी है जो हमारी मिट्टी है। ठीक है, तो इसके लिए भी ये भी जो है हमारी सॉइल इरोजन को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि फिर उस सॉइल में कोई प्लांट पौधा पेड़ नहीं उग सकता। ठीक है, तो इसका आंसर इसलिए हमारा है इसका आंसर है हमारा बी, ए फॉरेस्ट्रेशन। ए फॉरेस्ट्रेशन का मतलब है वनीकरण। इससे क्या होता है कि जो हमारी रूट की नेटवर्क्स होती हैं जो कि हमारी सॉइल को बाइंड करके रखती है नीचे, ठीक है, वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें नए पेड़ों को उगाते हैं। हम पेड़ों को काटते नहीं हैं, हम पेड़ों को उगाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से कौन सा हमारा बेस्ट एग्जांपल है सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का मतलब है कि जो हमारा फॉरेस्ट का यानी कि जो हमारे वन का इकोसिस्टम है वहाँ पे हमारा इसमें से सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा इसमें से कौन सा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। देखो, जो ग्रास होते हैं हमारे, ये हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा खाना बना रहे हैं। डियर जो हैं ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी कि ये जो हमारे डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स को खा रहे हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे वो होते हैं जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो जो स्नेक होता है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अब आप बोलोगे कि यार जो स्नेक होता है वो डियर को तो नहीं खाता, लेकिन हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सिर्फ डियर ही नहीं है जो ग्रास को खा रहा है, मेरे रैट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, रैबिट भी है। ठीक है, तो उनको तो सांप खा जाता है, और अगर बड़ा सांप होता है एनाकोंडा टाइप का तो वो तो डियर को भी खा जाता है। ठीक है, और जो मेरा टाइगर है, टाइगर मेरे जो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर मेरा सिर्फ सांप ही नहीं होता, सेकेंडरी कंज्यूमर मेरे बाकी छोटे जानवर भी होते हैं, जैसे कि आपके हाइनास वगैरह हो गए। ठीक है, तो उनको जो है शेर खा जाता है, इसलिए शेर जो है मेरा ये टॉप लेवल का कार्निवोर होता है, इसे हम टर्शरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है इस केस में वो हमारा स्नेक है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अपने माइंड में ये मैपिंग करके ज़रूर देखना। ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा, और इसको ऐसे कनेक्ट करना कि देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात हो रही है, यहाँ पे हमारे फूड चेन की बात नहीं हो रही है, पूरे के पूरे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पे कौन किसको खा रहा है, कौन कैसे खा रहा है, तो वैसे आपका जो है सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स यानी कि जैसे हमारी फंगी वगैरह हो गए, तो जो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं उनका हमारे इकोसिस्टम में सबसे मेन कार्य क्या है, उनका फंक्शन क्या है उनका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, यानी कि डेड बॉडीज़ को, और जो उनके न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिसाइकिल करते हैं। साथ ही साथ में जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी आपके रिसाइकिल करके वापस से हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ठीक है, सनलाइट नहीं एब्जॉर्ब करते, एनर्जी भी नहीं स्टोर करते वो लोग, और नाइट्रोजन भी फिक्स नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अलग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं उनके लेग्यूम्स में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे अलग होते हैं। ये क्या करते हैं आपके कि ये आपके ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स को और उनको रिसाइकिल करते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। अब हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कौन से हमारे स्तर पे होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे को यही पूछा जा रहा है कि जो हमारे एनवायरनमेंट का, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का हमारा कौन सा लेयर है जिस पे हमारी वो पाई जाती है, हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है,
तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फियर, इन्होंने दिया। जो ट्रोपोस्फियर हमारा होता है, ट्रोपोस्फियर में हमारे प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं और जो हमारे हॉट एयर बलून्स होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर जो होती है हमारी, ये हमारी ऐसी वाली वो होती है, क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का लेयर होता है जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। साथ ही जो हमारे अल्ट्रासोनिक एयरप्लेन्स होते हैं वो भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। मीजोस्फेयर जो होती है हमारी, यहाँ पे हमारे मीटरॉइड्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जब गिर के आते हैं तो मीटरॉइड्स पे आते हैं। और थर्मोस्फेयर जो होती है हमारी, थर्मोस्फेयर में हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो आपकी ऑर्बिट करती हैं अर्थ को थर्मोस्फेयर पे, ठीक है। तो जो ओजोन लेयर है वो हमारे को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है और ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर पे प्रेजेंट होती है। टू बी एग्जैक्ट ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होती है, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर हमारा चालू हो रहा होता है। तो जैसे ये मेरा ट्रोपोस्फेयर है और ये मेरा स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ से चालू हुआ है, तो जहाँ पे ये चालू हो रही है यहीं पे इन दोनों के बीच में हमारी ओजोन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ एल्गल ब्लूम इन वाटर बॉडीज़। मतलब कि जो हमारी एल्गी एकदम से वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा दिखने लगती है, ठीक है। मतलब कि जो उसमें ऐसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई तालाब वगैरह है तो एकदम से वो हरा 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 होने लग जाता है, ठीक है। उसमें पूरी की पूरी एल्गी जो है हरी हरी चीज़ उसको कवर कर लेती है, ठीक है। तो जब वो कवर करती है तो क्या आपका मेजर कॉज होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वहाँ पे आपके एक्सेस न्यूट्रिशन है, यानी नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो है वो आपके बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एल्गी है वो बहुत ज़्यादा आपकी ब्लूम हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसमें उग रही है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब क्या होता है आपका कि यूट्रोफिकेशन बोलते हैं इसको, कि मतलब जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो न्यूट्रिशन का लेवल आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो कम होने लग जाती है और आपकी बहुत ज़्यादा एल्गी जो है वो ग्रो होने लग जाती है। अब अगर ज़्यादा एल्गी ग्रो करेगी, हमारी ऑक्सीजन कम होगी, तो जो हमारे प्लांट, जो हमारे एनिमल्स हैं और जो हमारे एक्चुअल प्लांट्स हैं पानी के अंदर में, उनको हमारे बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट पड़ेगा। और जो हमारा पानी का इकोसिस्टम होता है, जो हमारा वाटर का इकोसिस्टम होता है, वो इससे बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमारे कौन से ईयर में पास हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा ईयर 1986 में आपका पास हुआ था, ठीक है। जब हमारी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद आपका ये वाला जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था ये आपका पास करा गया था। और इसका मेन एम ये था कि जो पॉल्यूशन है हमारे एनवायरनमेंट में उसको कम करा जाए और उसे प्रोटेक्ट करा जाए, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलती हूँ आपको मैं कल अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।